Good morning, everyone. How are you today? Everything is fine. Everyone is okay. 6 7 okay. जल्दी से आइए, लाइव स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और प्रीवियस जो मैंने बोला था आपको उस दिन कि यू हैव टू स्टडी योर एक्सक्रीशन टॉपिक बिकॉज वी विल स्टार्ट योर एक्सक्रीशन टॉपिक विच इज़ द लास्ट टॉपिक फ्रॉम द योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द लाइफ प्रोसेस चैप्टर. So you know very well. Okay. So Kanika, good morning. Akshita Chauhan, good morning. Adeep, good morning. Mehak Agarwal, good morning. Very good morning to you all. Just come fast. Chanu, good morning. जल्दी से आइए और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम अपना. महक अग्रवाल भी है. 9 students are there. Arpit, good morning. Ritika, good morning. So as you know that CBSE has changed their process for the examination for the session 2021-22 only. So how are you about it after hearing about this? So कैसा feel हो रहा है आपको? It is good or not according to you? This time the examination is going to be held in 2 parts, term first, term second. So it is good or bad according to you? Then I will tell you my opinion about it. ये सही है या गलत है? You can mention in chat कि सर हाँ अच्छा है ये आइडिया CBSE का. I think it's good, very good. रितिका शर्मा बोल रहे हैं. बाकी कोई और? बाकी कितने सारे हैं? मैं गुड मॉर्निंग. What is your opinion about it? As CBSE has circulated their circular number 51 और उन्होंने बोला है कि एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड है आपकी बार. एक तो होंगे आपके नवंबर दिसंबर के बीच में जिसको हम टर्म फर्स्ट बोल रहे हैं और एक होंगे हमारे टर्म सेकंड जो कि मार्च अप्रैल के बीच में होने वाले हैं. सो 2 टर्म में एग्जाम्स होंगे. सो अर्पित चौहान बोल रहे हैं सर 50-50 है. मतलब 50-50 है. चलो कोई बात नहीं, 50-50 है. सो अभी तो 10 ही हैं. जैसे जैसे क्लास हम लेते रहते हैं बच्चे कम होते जाते हैं. जैसे कि एक और कम हो गया था अभी. सर इट्स गुड अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन. हाँ चानू, वेरी गुड. क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, कंडीशंस कंडक्टिव नहीं है तो इसलिए CBSE को कुछ तो सोचना पड़ता. अब वो ये चीज़ें बाद में सोचती, जब आपके एग्जाम्स आते तो उन्होंने पहले ही ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं. इसलिए यहाँ पर उन्होंने सिलेबस की भी बात की थी कि आपका जो क्यूरिकुलम है यानी सिलेबस है वो कैसा होना चाहिए, वो रिड्यूस होना चाहिए. नहीं तो उन्होंने बोला है कि रेशनलाइज करेंगे और रेशनलाइज जो एक सिलेबस होगा आपका वो होगा सिर्फ आपके सेशन जो पिछले साल का सेशन था यानी कि जो पिछले साल के 10वीं और 12वीं के बच्चे थे उनके अकॉर्डिंग ही सिलेबस हमें मिलने वाला है. अब वो आ जाएगा कुछ दिनों में, अभी डेट तो फिक्स नहीं है लेकिन जुलाई में बोला है उन्होंने कि आने वाला है. लेकिन यहाँ पर भी 2 कंडीशंस हैं, आपको पता होगा. अच्छा कोई बताएगा कि सिलेबस के बारे में आपको क्या पता है कि कैसे मतलब सिलेबस होने वाला है हमारा? Is there anyone who can tell about the syllabus, regarding the syllabus pattern? कैसा सिलेबस है? क्योंकि हमने यहाँ पर CBSE के सर्कुलर में सुना है टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड रेशनलाइज सिलेबस रिड्यूस होगा. कनिका सही कह रही है, रिड्यूस तो होगा लेकिन ये जो रिड्यूस सिलेबस होगा क्या ये किसके लिए होगा? मतलब पूरे सेशन के लिए होगा या कुछ यहाँ पर थोड़ा सा झोलमोल है CBSE के द्वारा? हाँ रिड्यूस तो डेफिनेटली होने वाला है टर्म्स के लिए. यशिका वेरी गुड. सिर्फ टर्म्स के लिए ये यहाँ पर रिड्यूस किया जा रहा है तो इसलिए सिलेबस आएगा. जब आपके पेपर होंगे ना टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो सिलेबस पढ़ना है जो CBSE ने रेशनलाइज यानी रिड्यूस करके भेजा है यानी कम करके भेजा है. जैसे पिछले साल था ना सेम वही सिलेबस आएगा. CBSE का कहना ये है अभी तक, तो वही सिलेबस आपको पढ़ना है. ठीक है. बाकी अगर स्कूल की बात करें क्योंकि स्कूल में भी एग्जाम्स होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, आपके इंटरनल्स होते हैं, तो यहाँ पर आपका होल सिलेबस है जो कि 2021 में आया है सिलेबस. यानी पूरे स्कूल तो आपको सेशन में पूरा ही पढ़ाएगा लेकिन CBSE सिर्फ रिड्यूस सिलेबस आपको देंगे. हाँ गुड चानू.
क्योंकि हमें सारा स्टडी करना है, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चाहे वो हमें रिड्यूस करके दें चाहे वो ना करें। रिड्यूस कर देंगे तो अपना ही फायदा है, थोड़े चैप्टर्स कम कॉन्सेंट्रेट करने पड़ेंगे उस टाइम पर जब पेपर होंगे। हाँ 50% फर्स्ट टर्म में, 50% रिमेनिंग जो सेकेंड टर्म हो उसमें आएगा हमारा। सो अच्छा, आइडिया अच्छा है। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, लेकिन याद रखना एमसीक्यू क्वेश्चंस जब भी होते हैं तो स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं, ये ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग आपका बेस है ये, और वो कह रहे हैं कि पहला जो टर्म है वो सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन सेकंड टर्म में आपका पूरा पेपर होगा 2 घंटे का, जिसमें आपके एमसीक्यू भी हो सकते हैं, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जो पहला पेपर है 90 मिनट्स का, उसमें सिर्फ एमसीक्यू ही होंगे, और एमसीक्यू में बच्चों के मार्क्स कटते ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पर बस या तो नंबर आएगा या कटेगा, 2 ही प्रोसेस होती हैं सिर्फ। लेकिन अगर सब्जेक्टिव होता है तो उसमें आपके नंबर ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। हाँ, पीए का सिलेबस कनिका प्रोवाइड कराने वाले हैं, बस एक दो आज या कल में आ जाएगा आपके पास। और सिलेबस तो बताइए, सबका ज़्यादातर एक ही चैप्टर आने वाला है, जैसे बायो का भी एक ही है आपका फिलहाल तो, और केमिस्ट्री में भी एक ही होगा, फिजिक्स में भी एक ही होगा, क्योंकि पीए ही है। तो आज कल में आपके पास सिलेबस आने वाला है, और डेट भी डिसाइडेड है, 19 जुलाई से आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, ऑनलाइन बेस्ड होंगे। सो अच्छे से पेपर आपको देने हैं, क्योंकि ये अब की बार इंटरनल, ध्यान रखना इंटरनल पे काफ़ी कंसंट्रेट कर रहा है सीबीएसई। आप सभी की एक पोर्टफोलियो बनेगी, एक प्रोफाइल बनेगी, वो भी लाइव, वो भी ऑनलाइन, सीबीएसई के पास जाया करेगी डिटेल हर एक बच्चे की अलग अलग, कि उस पूरे साल भर वो क्या कर रहा है, क्या की चीज़ें वो सबमिट करता है, कितने प्रोजेक्ट बनाए, हर एक चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। अब की बार सीबीएसई ने इंटरनल पर काफ़ी फोकस किया है, इस पीडीएफ में साफ साफ लिखा था जो अभी सीबीएसई ने भेजा है। चलिए अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। जो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, हमारा हो गया था प्लांट्स के अंदर भी कैसे होता है, जाइलम फ्लोएम थे, और उसके अलावा अब हमारा स्टार्ट होगा कि कौन, एक्सक्रीशन, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। एक्सक्रीशन क्या होता है और ये किसके अंदर, प्लांट्स में कैसे होता है और एनिमल्स में किस तरीके से होता है, और एक्सक्रीट का मतलब ही क्या होता है। हाँ यशिका, एक्सक्रीशन ही होगा, ठीक है। तो एक्सक्रीशन सभी ने सुना है, यू ऑल हैव हर्ड अबाउट इट, कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। सो इन द सिंपल मीनिंग, इन द सिंपल डेफिनेशन, कैन यू टेल अबाउट इट, व्हाट इज एक्सक्रीशन, बताएगा कोई, व्हाट इज एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन। हमने देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था ना, न्यूट्रिशन में खाना ले लिया, रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइज करा दिया खाना, ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोर्टेशन करा दिया है, एंड लास्ट अब जब सब कुछ हो जाएगा तो वेस्ट को बाहर भी निकालना है, ठीक है, वेस्ट को बाहर भी हमें निकालना है। लेकिन वेस्ट भी हम 2 तरीके के देखने वाले हैं, 2 तरीके की वेस्ट होती हैं। देखिए ये थी हमारी आर्टरी वेसल्स, वीन्स में डिफ्रेंशिएट कर लिया था, जाइलम फ्लोएम हम जानते हैं, और उसके अलावा हमारा एक्सक्रीशन वाला चैप्टर आ जाएगा, मतलब टॉपिक। ये फंक्शन से लिखे हुए हैं, ट्रांसलोकेशन मैंने बता दिया था कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर, है ना, फ्लोएम जो करता है ट्रांसपोर्ट पूरे ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द प्लांट, तो उसको ट्रांसलोकेशन भी बोलते थे। और ए पॉइंट में लिखा है यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पूल। मैंने बताया था ना, ट्रांसपिरेशन पूल होता है जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ को जाता है, जाइलम लेकर जाता है। चलो ये तो डिस्कस हो गया है हमारा। ओके, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, वंशिका ने बोला है, प्रसिद्ध बोल रहे हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट, दैट्स गुड, मतलब सिंपल में, हाँ, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ, अदीब ने लिखा है नाइट्रोजिनस वेस्ट, वेरी गुड। एंड और किसने लिखा है, ये चानू ने लिखा है, इट इज ए प्रोसेस बाय विच दीज वेस्ट आर रिमूव्ड। यस, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट। और अदीब ने लिखा है लाइक अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, वेरी गुड। देखो वैसे तो सभी का सही है कि रिमूवल करना है, रिमूव करनी है वेस्ट प्रोडक्ट को, बॉडी से बाहर पहुंचाना है, लेकिन क्योंकि किडनी का काम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर किडनी ही पढ़ने वाले हैं सिर्फ, तो अदीब ने थोड़ा ठीक लिखा है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होती है, नाइट्रोजिनस का मतलब होता है जो नाइट्रोजन से बनी हुई वेस्ट हो, जैसे कि अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, यूरिक एसिड में भी होता है, यूरिया में भी होता है, तो ये अमोनिया वाली वेस्ट है, और ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। जो अमोनिया है ये काफ़ी हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, ठीक है, तो उसका बाहर जाना ज़रूरी है।
तो यहाँ पर बाहर पहुँचाना है हमें, उसको बाहर एक्सक्रीट करवाना है, बॉडी से बाहर करवाना है। तो वो कौन से ऑर्गन होंगे जो यहाँ पर हमारी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से अमोनिया निकलती है, वो ब्लड में रहती है, ब्लड उसको बाहर लेकर जाता है विद द हेल्प ऑफ किडनीज। 2 किडनी होती है हमारे, तो दोनों किडनी का एक ही काम होता है, अमोनिया यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देना, और जिसकी फॉर्म होती है यूरिन, यूरिन के फॉर्म में वो बाहर निकल जाती है, जिसके अंदर यूरिया का मात्रा ज़्यादा होती है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है यूरिया की। अभी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल हम जानते हैं कि एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है इन ह्यूमन बीइंग वो कैसा है। ठीक है, एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना है। ठीक है, अब हमारे अंदर तो नाइट्रोजनस वेस्ट होती है, लेकिन क्या प्लांट्स के अंदर भी नाइट्रोजनस वेस्ट है? वहां पर क्या सिर्फ नाइट्रोजनस की बात करेंगे, क्या कुछ और चीजें भी हैं? देखो, हमारा अनडाइजेस्टेड फूड भी तो था, जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, तो हमारा वो खाना जो हमारा पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, तो वो हम बाहर निकालते थे, कहाँ से? रेक्टम से, एनस की हेल्प से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, वहाँ पर रेक्टम यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन होता है रेक्टम, और उसका जो टिप होता है एनस, उसकी हेल्प से अनडाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था बाहर निकल गया, वो भी एक एक्सक्रीशन की प्रोसेस है। ठीक, और दूसरी प्रोसेस हमारी बॉडी में 2 तरीके से एक्सक्रीशन हो रहा है, एक तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड के लिए था, एक वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को हम यहाँ पढ़ेंगे किडनी की हेल्प से। ठीक है, सो एक्सक्रीशन सिंपल सी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, अगर वो बॉडी में ही कलेक्ट होते रहें, ठीक है, तो वो बॉडी को हार्म पहुंचाएंगे, तो इसलिए उनको बाहर करना है। तो ये सिंपल से तो डेफिनेशन है एक्सक्रीशन की, लेकिन हम अपने अंदर पढ़ने वाले हैं, सो वहां पर देखेंगे सबसे पहले कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी वेस्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी वेस्ट है? एक तो है अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो न्यूट्रिशन के दौरान हमें मिली थी। हाँ, वेरी गुड, रेजिन होता है, गम्स होता है प्लांट्स के अंदर, आपने देखा भी है, नीम का पेड़ या जो पुराने पेड़ हो जाते हैं तो उनसे गम्स ही बाहर निकल जाती है, चिपचिपी सी, जिसको हम चिपकाने का काम भी करते हैं, सो उनको हम गम्स बोलते हैं। ठीक है, सो रेजिन्स भी होती हैं, रेजिन भी हम उसको बोलते हैं, तो उनके अंदर भी नाइट्रोजन होता है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, अब जब हम अपनी बात करेंगे यानी मैमल्स की बात करेंगे, यानी कि एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेस्ट 2 तरीके से हो जाती है। एक अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो किसने बाहर निकाली थी? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन ने हेल्प की थी, एनएस के थ्रू बाहर चली गई। एक वो वेस्ट जो कि हमारे सेल से निकलती है, जो डायरेक्ट ब्लड में चली जाती है, एक वो भी वेस्ट है। ठीक है, उस वेस्ट को हम बोल रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसके अंदर नाइट्रोजन हो। अब क्योंकि हर एनिमल्स, कोई से भी एनिमल्स हो, चाहे हम हैं चाहे छोटे लोअर एनिमल्स हैं, सभी के अंदर अमोनिया ही निकलेगी। अब चाहे बर्ड्स हो, वहां पर भी अमोनिया ही निकलती है, लेकिन अमोनिया को निकालने के लिए हमारी बॉडी या कोई सी भी बॉडी हो, अमोनिया को बाहर निकालने के लिए एक्सेसिव अमाउंट में वाटर की जरूरत होती है। यानी अमोनिया इतना हार्मफुल है कि अगर बॉडी में कम पानी हो तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा, और वो बॉडी के अंदर ही जमा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, और इवन हमारी डेथ भी हो सकती है, एनिमल्स की भी। तो जरूरत क्या है? अमोनिया, अमोनिया का एक नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर हम एनिमल्स की बात करें जो एक्वेटिक हैं, जो पानी में रहते हैं, आपने देखा फिशेज हैं, तो वहां पर तो वो उनके पास अबंडेंट अमाउंट में, काफी अमाउंट में पानी होता है, तो उनके लिए तो बहुत ही इजी है, अमोनिया को सिंपल वे से वो बाहर निकाल सकते हैं, वाटर में निकाल देंगे, क्योंकि वहाँ एक्सेसिव अमाउंट में वाटर है। लेकिन वो एनिमल्स क्या, जिनके पास एक्सेसिव अमाउंट में वाटर नहीं होता, जैसे हम है, हमारी बॉडी वो एक्सेसिव अमाउंट में वाटर को रिटेन नहीं कर सकती, अमोनिया तो हमारे भी बन रहा है, तो ऐसे केस में क्या हो, उस अमोनिया को कैसे बाहर निकालें, क्योंकि पानी तो हमारी बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो बॉडी होगी, हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म होगा, वो अमोनिया को पहले किसी और चीज़ में चेंज करेगी, यानी अमोनिया का कन्वर्जन होगा इनटू समथिंग एल्स। वो जो हमारा समथिंग एल्स है उसको हम बोलेंगे यूरिया। ठीक है, सो अमोनिया को सबसे पहले हम चेंज करवाएंगे बॉडी के अंदर ही यूरिया में, और यूरिया बहुत ही कम पानी, यूरिया को बाहर निकलने के लिए कम वाटर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो वो यूरिया इजीली बॉडी से बाहर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जो हम करते हैं एक्सक्रीट। ठीक है, ऐसे कुछ और एनिमल्स भी हैं, जैसे बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स जो होती हैं उनके अंदर होता है यूरिक एसिड,
वहां पर अमोनिया को चेंज कर लिया जाता है यूरिक एसिड में, और वो यूरिक एसिड जो बाहर निकलता है वो पैलेट की फॉर्म में बाहर निकलता है। आपने देखा भी होगा, जिसको हम बोल देते हैं बीट कह सकते हैं आप उसको, या मतलब वो यूरिक एसिड उनके अंदर होता है। ठीक है, तो वहां पर भी पानी की मात्रा जो होती है, क्वांटिटी, वो ज्यादा जरूरत नहीं होती। एक्वाटिक के लिए पानी बहुत ज्यादा है, वहां पर वो यूरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपनी, तो हमारी बॉडी में भी अमोनिया बन रहा है, लेकिन इस अमोनिया को चेंज करने में किसकी कौन करेगा इसको चेंज? अमोनिया को यूरिया में चेंज करने के लिए एक प्रोसेस होती है पूरी, जिसको हम बोलते हैं, एक साइकिल होती है ऑर्निथिन साइकिल, जो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। तो वो एक साइकिल है जिससे अमोनिया से यूरिया में चेंज करना होता है। बस मैं आपको इतना बता देता हूँ, वहां पर कौन हेल्प करेगा इस पूरे काम में? लीवर। ठीक है, इसमें हेल्प करेगा आपका लीवर, यहाँ पर हेल्प करने वाला है यूरिया को, सॉरी अमोनिया को यूरिया में चेंज करना है। ठीक है, और जब यूरिया में चेंज हो जाएगा तो वो ब्लड के अंदर चला जाता है, और ब्लड की हेल्प से वो हमारी किडनी में जाता है, और किडनी उसको बॉडी से बाहर पहुंचाने का काम करती है। तो बताइए, सिंपल सी चीज आपको समझ में आ गई है? तब हम आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं किडनी के। क्या ये क्लियर है? हाँ, अदीब ने लिखा है अमोनोटेलिक, वेरी गुड। अमोनोटेलिक का मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकलती है। यूरिकोटेलिक जिनके अंदर यूरिया, जिनके अंदर यूरिक एसिड की फॉर्म में निकलता है वेस्ट। और हम कौन से हैं? हम कौन से में आएंगे? तीसरा टाइप जो होता है अमोनोटेलिक, जिनमें अमोनिया वेस्ट निकलती है, जैसे कि एक्वाटिक फिशेज हैं। यूरिकोटेलिक जिनके अंदर यूरिक एसिड निकलता है वेस्ट के फॉर्म में। और हम किस में आएंगे? यूरियोटैलिक, यूरिया निकालते हैं ना बॉडी से बाहर, यूरिया। सो यूरियोटैलिक हम अपने आप को बोलेंगे। हमारा जो मैकेनिज्म है बॉडी का वो यूरियोटैलिक है, क्योंकि हम वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में नहीं निकालते, हम यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं, तो इसलिए हम यूरियोटैलिक हो जाएंगे। सार्थक यूरियोटैलिक, क्या लिख दिया आपने? यूरिटोलिक, ये नहीं होता कुछ भी, यूरियोटैलिक होता है। यूरिको जिसमें को लग जाएगा ना, वो यूरिक एसिड के लिए होती है, जैसे कि बर्ड्स हैं या इंसेक्ट्स होते हैं। चलिए, सो अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी, अब देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यानी कि जैसे यूरिया, इसको बॉडी से बाहर निकालना है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, यहाँ पर हेल्प करेगा। लेकिन हमारी बॉडी के वो कौन सा पार्ट है जो ये सारा काम करवाने वाला है? वो कौन है बताइए? Which is the organ doing everything for the excretion of nitrogenous waste in our body? The name of that organ is kidney. Very good. It is a pair of kidney. हमारे अंदर दो किडनी होती हैं, दोनों का एक ही काम है। सो यहाँ पर हमें पढ़ना है किडनी के बारे में, कि किडनी कैसे हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट को विद द हेल्प ऑफ ब्लड, क्योंकि आपको पता है पूरी बॉडी में जो वेस्ट जा रही है, निकल रही है नाइट्रोजनस वेस्ट, वो हमारी किडनी में आएगी, जो ब्लड लेकर आता है। अब फिर किडनी अपना काम स्टार्ट करती हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, ये जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे अंदर, वो कितने पार्ट से मिलकर बना है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर यूज हो रही हैं? सो वो कौन है, जिसको हम यूरिनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं या एक्सक्रीटरी सिस्टम भी। इसके अंदर चार चीजें हैं। एक तो है किडनी। कितनी किडनी होती है? हम लिखेंगे ए पेयर ऑफ किडनी। बुक्स में लिखा होता है एक पेयर ऑफ किडनी, क्योंकि दो होती हैं, पेयर में होती हैं। यूरेटर्स कितने हैं? एक ही है यूरेटर, देखो फिगर में भी दिख रहा है सब कुछ। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम यूरेटर बोल रहे हैं। तो यूरेटर कितने हैं? ए पेयर ऑफ यूरेटर, दो यूरेटर हैं, दो ही किडनी है, दो ही यूरेटर हैं। तीसरा आता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ये जो यूरेटर यूरिन लेकर आता है, वो यूरिनरी ब्लैडर, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, उसके अंदर इकट्ठा होता रहता है हमारा यूरिन। एंड लास्ट आता है, तो यूरिनरी ब्लैडर सिंगल है, एक ही है, यूरेथ्रा भी एक ही है। तो यूरेथ्रा हमारे जो हमारे बॉडी से बाहर पहुंचाने वाले ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर दोनों, चाहे वो मेल के अंदर हो या फीमेल, दोनों के अंदर यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा उसको बाहर पहुंचा देगा उस वेस्ट को, यानी यूरिन को। तो ये चार चीजें हैं जो कि पेपर में पता है किस तरीके से पूछे जाएंगे ये, वो आपको ये डायग्राम बना के देंगे। जैसे यहाँ लिखा है यूरेटर, तो यूरेटर को लिख देंगे ए, फिर लिखा है यहाँ पर एओर्टा, एओर्टो के लिख देंगे बी। ऐसे किडनी लिखी है, किडनी के लिए लिख देंगे सी। और हो सकता है जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको लिख देंगे वो डी। और आपसे कहेगा बताइए ए बी सी डी क्या है, उनके नाम बताइए, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज ऑल, इनका फंक्शन क्या है। पेपर में ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि लेबल कीजिए एबीसीडी को और उनका फंक्शन भी बताइए। इस तरीके से आता है पेपर में।
ठीक है। सो हमें पता चल गया कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स यूरिनरी सिस्टम जो है हमारे बॉडी का, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो किडनी है, पेयर किडनी की है, यूरेटर की एक पेयर है, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर है और सिंगल यूरेथ्रा है। थोड़ा सा और जान लेते हैं कि किडनी क्या है, विच इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। यूरेटर क्या है, विच इज डक्ट, डक्ट का मतलब ट्यूब विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम द किडनीज। ठीक है, यूरेटर का काम होता है, क्योंकि देखो किडनी का काम होता है यूरिन बनाना, किडनी से जो यूरिन बन गया वो कहाँ जाएगा, यूरेटर लेकर जाएगा किसके पास, यूरिनरी ब्लेडर के पास। तो यूरिनरी ब्लेडर को हम रिजर्वोयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो रिजर्व करता है यूरिन को, वो यूरिन को कंडक्ट करता है, यूरिन को इकट्ठा करता है। तो यूरेटर ने किडनी से लिया यूरिन और यूरेटर ने किसको दे दिया, यूरिनरी ब्लेडर को। और लास्ट आता है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा का काम होता है सिंपल सा, उस एक्सटीरियर का काम, वो बॉडी से बाहर पहुंचाएगा यूरिन को। ठीक है, बताइए कोई कंफ्यूजन है इसमें चारों में से किसी को, इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो सर, गुड। चलिए, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी को दो टू इन नंबर लिख सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे आप पेयर भी ले सकते हैं, वन पेयर ऑफ किडनी, या आप डायरेक्ट लिख दीजिए टू किडनी, है ना, टू किडनीज ऐसे लिख सकते हैं आप, लेफ्ट एंड राइट करके, लेफ्ट एंड राइट लिख देना वहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेयर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फिगर आपको पता चल गई है। अब मैं आपको फिगर के बारे में थोड़ा सा लैबलिंग करता हूँ, क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन विच इज अराइजिंग इन योर माइंड, वो क्या है कि हमने ये तो समझ लिया कि नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है, हमारी सेल निकालती हैं, वो ब्लड में चला जाता है। ठीक है, अब किडनी का काम भी हमें पता है, किडनी का काम है फिल्टर आउट करना। अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, तो आप लिखेंगे ये प्योरिफिकेशन करती है ब्लड का, द फंक्शन ऑफ द किडनी इज प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, प्योरिफिकेशन का मतलब वो इम्प्योरिटीज को निकालती है, यानी कि इम्प्योरिटीज कौन है, नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से निकालती है। तो फिल्टर आउट कर लिया इसने, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये बाहर निकाल देती है। तो किडनी का काम सिंपल सा ये है, वो प्योरिफिकेशन करती है ब्लड का। अब जो गंदगी है लेकर कौन आएगा किडनी में, तो दो कंडीशन यहाँ पर हो जाएंगी, एक तो वो जब ब्लड हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट को किडनी में लेकर आएगा, तो वहां पर कौन लेकर आएगा, वहां पर ट्यूब्स होंगी ना, आपने पढ़ी हैं आर्टेरीज, वीन्स आपने पढ़ी हैं, ट्यूब्स आपने पढ़ी हैं, कैपिलरीज। तो किडनी में लेकर कौन आएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब जब वो नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाएगी, तो आपको पता है गंदगी तो निकल जाएगी, नाइट्रोजन वेस्ट तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन ब्लड भी तो साफ हो जाएगा, हमारा प्योरिफिकेशन हो जाएगा ब्लड का। तो जो प्योर ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा, वो कौन लेकर जाएगा दोबारा से वापस। तो ये चीजें हो सकता है पेपर में पूछ ली जाए कि कौन लेकर आता है नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू द किडनी, और कौन लेकर जाता है प्योरिफाइड ब्लड फ्रॉम द किडनी टू द बॉडी। ठीक है, वेरी गुड। रीनल आर्टरी, रीनल वीन्स आपने यहाँ लिखा है। और जैसे ही यहाँ पर रीनल हम यूज कर लेते हैं, तो रीनल का नाम होता है, रीनल का मतलब होता है रिलेटेड टू किडनी। जहां पर भी रीनल लग जाता है तो उसका मतलब है हम किडनी की बात कर रहे हैं, किडनी से रिलेटेड है कोई चीज। जैसे हमने पल्मोनरी पढ़ा था तो वो लंग से रिलेटेड होता था, ऐसे ही रीनल है आपका किडनी से रिलेटेड। तो देखिए, जो इम्प्योर ब्लड होगा वो कौन लेकर आ रहा है, इम्प्योर ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट, रीनल आर्टरी या रीनल वीन, बताइए। वेरी गुड, रीनल आर्टरी लेकर आते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड। ठीक है, कहां पर लेकर आएंगे, किडनी में लेकर आएंगे। ठीक, ऐसे ही जब ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा तो इसको लेकर जाएगी रीनल वीन। तो रीनल वीन लेकर कहां जाएगी, लेकिन रीनल वीन, याद रखना, रीनल वीन प्योरीफाइड वाला ब्लड, प्योर वाला ब्लड इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगी, वो ब्लड लेकर जाएगी किडनी से, कहां पर, डैश, कहां लेकर जाएगी, रीनल वीन प्योरीफाइड ब्लड कहां लेकर जाएगी, फ्रॉम द किडनी टू हार्ट। वेरी गुड चानू, हार्ट में लेकर जाएगी विद द हेल्प ऑफ वीना कावा। आपने सुना है ना वीना कावा, मैंने बताया था वीना कावा क्या है, लार्जेस्ट वीन्स होती हैं ये, हार्ट में लेकर जाएंगी। लेकिन वीना कावा दो तरीके की थी, सुपीरियर एंड इंफीरियर, टू टाइप्स ऑफ वीना कावा देयर। तो कौन सी वाली होगी मेन, रीनल वीन प्योरीफाइड ब्लड वीना कावा को देती है ले जाकर,
वो कौन सी वीना कावा होगी, सुपीरियर होगी या इंफीरियर? दैट्स गुड, इंफीरियर वीना कावा, क्योंकि आपको ये याद होगा इंफीरियर वीना कावा हम उनको बोलते हैं जो हमारे एब्डोमिनल पोर्शन से नीचे की तरफ का काम करती हैं CO2 के लिए, याद होगा आपको। और सुपीरियर वो जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी से ऊपर के लिए करती हैं, ऊपर के पार्ट के लिए करती हैं काम। तो इंफीरियर वीना कावा रीनल वीन से लेगी ब्लड प्योरीफाइड और लेकर जाएंगी हार्ट के अंदर, ठीक है, हार्ट के जो चैम्बर है। दैट्स गुड। तो इतना क्लियर हो गया है। उधर हमारा आर्टरी, रीनल आर्टरी लेकर आती थी इम्प्योर ब्लड, ठीक है। इम्प्योर ब्लड कहाँ से आया, वो हमारे वहां पर लीवर से आता है, याद रखना। इम्प्योर जो ब्लड है हमारा, इम्प्योर जो ब्लड है, याद रखना, इम्प्योर जो ब्लड है, नाइट्रोजनस वाला जो ब्लड है, वो लीवर से आता है हमारा रीनल आर्टरी में। यानी लीवर से हमारी आर्टरीज जुड़ी होती हैं, तो रीनल वाली, रीनल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो लीवर से लेकर किडनी के लिए काम करते हैं, लीवर टू किडनी, किडनी टू लीवर, ये याद रखना। सो लीवर से किडनी में लेकर जाएंगे आर्टरी, रीनल आर्टरी, इम्प्योर ब्लड। सो सिंपल सी बात है, ये क्लियर हो चुकी है, कौन लेकर आ रहा है, कौन लेकर जा रहा है, इट इज क्लियर अप टू यू। दैट्स गुड, ओके। चलिए, सो सिंपल सी स्ट्रक्चर थी हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम की। हमें इंफीरियर वीना कावा पता चल गया है, लेफ्ट राइट किडनी हमें पता है, एड्रिनल ग्लैंड हमें पता है, एड्रिनल ग्लैंड हमारे दोनों किडनी के टिप पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और एओर्टा हमें पता है, सब जानते हैं एओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी। उसके अलावा हमारा यूरिनरी ब्लैडर हमें पता चल गया है, यूरेटर हमें पता चल गया है, और यूरेथ्रा भी हमें पता चल गया है। तो स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं आगे एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन, मतलब ये तो हमारा बेसिक तो क्लियर हो चुका है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, याद रखना मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती हैं, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। सो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उनके दौरान ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी से वेस्ट निकलती है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी, हेंस नीडेड टू बी रिमूव्ड। उसकी आवश्यकता है कि बॉडी से बाहर निकालें। सो एक्सक्रीशन इट इज अ सिंपल प्रोसेस बाय विच दीज वेस्ट रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी से बाहर निकालना है। सो मटीरियल एक्सक्रीटेड, क्या क्या एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी से, जो बाहर जाएगा बॉडी से, वो क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, यूरिन जिसको लिख दिया इन्होंने, और अमोनिया है, ये तो है नाइट्रोजनस वेस्ट। एक्सेस ऑफ वाटर, हमारे बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटर भी बाहर निकलता है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, पसीना आता है तो वहां पर भी तो क्या है, वेस्ट ही है, वो पानी बाहर निकल रहा है एक्सेस अमाउंट में, और वहां पर साल्ट भी निकलता है पानी के साथ मिक्स होके, तभी तो हमें पसीना थोड़ा नमका सा लगता है, बिकॉज NaCl वहाँ होता है। गैसेस की फॉर्म में हम भी मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं। साल्ट हम सब जानते हैं, NaCl की अभी बात करी मैंने, स्वेट के साथ मिक्स होकर बाहर निकल जाता है। तो ये सिंपल से कुछ मटेरियल्स हैं जो बॉडी से हमारे एक्सक्रीट होते रहते हैं, ठीक है। सो फिर आता है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। देखो सिंपल सी बॉडी है यूनिसेलुलर की, क्योंकि एक ही सेल होती है, तो डिफ्यूजन के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, वहां तो बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। सो अब बात आती है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो भी हमारा क्लियर है। अब देखो हमने बोला कि जो इम्प्योर ब्लड था नाइट्रोजनस, वो किडनी में आता है, लेकिन किडनी की भी तो अपनी स्ट्रक्चर होगी, किडनी किस चीज से मिलकर बनी है, किडनी के अंदर है क्या, नॉर्मल से तो हम किडनी बोल देते हैं, लेकिन किडनी के अंदर भी तो कुछ होगा। सो वो होते हैं आपकी नेफ्रॉन्स। ईच किडनी कंटेन्स मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट, याद रखना किडनी के अंदर किडनी की अपनी सेल होती है, क्योंकि हमें पता है किडनी भी सेल से ही बनी है, लेकिन किडनी की सेल को हम बोलेंगे क्या, नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स को हम दूसरा भी बोल देते हैं, दूसरी चीज भी बोल देते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट। पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, what is the name of filtration unit in the kidney, which is known as the filtration unit in the kidney, तो आप लिखेंगे नेफ्रॉन्स। ये भी ब्रैकेट में आप नेफ्रॉन्स को ये भी लिख सकते हैं किडनी सेल, ये सेल ऑफ किडनी, इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन नेफ्रॉन मेन है क्योंकि उनका नाम हमें याद रखना है, ठीक। चानू बोल रहे व्हाट इज द वर्क ऑफ दीज ग्लैंड्स, आप एड्रिनल ग्लैंड की बात कर रहे होंगे। एड्रिनल ग्लैंड हमारी हेल्प करते हैं, एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रिलेनिन, इनसे निकलता है,
जो हमारी ऑक्सीजन की अमाउंट को इंक्रीज करने में काम करता है। जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जब हम रनिंग करते हैं, रेस लगा रहे हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई आपको पता होगा कम हो जाती है। तो ये थोड़ी सी उसको कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए एड्रेनलिन वहाँ पर ऑक्सीजन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, ताकि हम ज़्यादा से थोड़ा और ज़्यादा हम एक्सरसाइज को देर तक कर सकें। तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज करता है, क्योंकि जब हम रेस लगाते हैं ऑक्सीजन हमारी कम होने लगती है, तो थोड़ा सा हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड हमारा उस चीज़ पर ध्यान देती है, एड्रेनलिन रिलीज करती है। ओके, सो नेफ्रॉन क्या है? फिल्ट्रेशन यूनिट। किसकी? किडनी की। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन द होल बॉडी, हाँ होल बॉडी की बात हो रही है, ये एड्रेनलिन का मेन फंक्शन इसी चीज़ के लिए है। और थोड़ा जब हमें गुस्सा आ जाता है तो वहाँ पर भी एड्रेनलिन का ही काम है। जो गुस्सा आ जाता है ना हमें छोटी छोटी बातों पे, तो वहाँ पर किसी किसी की ज़्यादा एक्टिव हो जाती है एड्रेनल ग्लैंड, तो उनको जल्दी से गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्से को भी कंट्रोल करना और उसको रिलीज करने में भी काम करता है। ओके, सो किडनी के अंदर, क्योंकि 2 किडनी है, हर एक किडनी के अंदर कितनी सेल होती होंगी? एक किडनी के अंदर बताइए, हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर इन अ सिंगल किडनी? एक सिंगल किडनी में कितनी नेफ्रॉन्स हैं? एक सिंगल किडनी के अंदर कितनी नेफ्रॉन्स होंगी? डू नॉट यूज गूगल। सो इन चैट बॉक्स, हाँ वंशिका लिख रहे हैं मैनी, अक्षिता लिख रहे हैं इन्फिनिट। नो, इन्फिनिट तो नहीं है, ये काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं। मैनी तो ठीक है, मैनी तो हम देखो 10 को भी बोल सकते हैं, मैनी तो 5 को भी बोल सकते हैं, बट कितनी? एनी गेस? इज देयर एनी? ओके, आई एम गिविंग यू ऑप्शंस। 50,000, 10 मिलियन, 1 मिलियन और 2 मिलियन। 50,000, 10 मिलियन, 1 मिलियन और 2 मिलियंस। सो मिस्टर अदीप जी बोल रहे हैं 1 मिलियन, और कोई? कनिका भी बोल रही है 1 मिलियन। दैट्स गुड। हाँ, अप्रोक्सीमेटली जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वो 1 मिलियन के अराउंड किया है, मतलब एग्जैक्ट 1 मिलियन नहीं है, लेकिन अराउंड 1 मिलियन है। सो एक किडनी के अंदर 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन्स होती हैं, इतनी सारी सेल्स हैं नेफ्रॉन्स यानी कि। तो 2 किडनी है तो आप जाहिर सी बात है अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियंस के करीब हो जाएंगी। क्लियर? सो किडनी का फंक्शन क्या है वैसे? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? अगर मैं बोलूं आपसे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, दैट मीन्स कि हम नेफ्रॉन्स की बात करें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन? क्योंकि नेफ्रॉन ही तो करवा रहा है सारा काम, तब हम किडनी को बोलते हैं। इन सभी नेफ्रॉन से मिलकर, क्योंकि नेफ्रॉन क्या है? सेल, और सेल जब मिलकर ग्रुप बनाती है तो वो टिश्यू बनाती है, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और किडनी क्या है? एक ऑर्गन। सो जितने भी नेफ्रॉन है सभी का काम है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। दैट्स गुड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सो लगभग कितना ब्लड हमारा, सॉरी हाँ बिल्कुल सही है, कितना ब्लड हमारा डेली 24 आवर्स में हमारा फिल्टर आउट होता होगा? हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो किडनी है लगभग कितना ब्लड वो एक दिन में यानी 24 आवर्स में फिल्टर आउट करती हैं, फिल्टर करती हैं, छानती हैं, प्योरीफाई करती हैं। यहाँ पर लिखा है 180 लीटर, 200 लीटर, दोनों ही सही हैं। कहीं पर 200 लीटर होगा, कहीं पर 180 भी लिखा होगा, कहीं पर 190 भी लिखा होगा। तो आप ये मान लीजिए दोनों ही आप अपनी जगह सही हैं। ठीक है, सो 180 या लगभग 180 से लेकर 200 के बीच में हमारी जो किडनी होती हैं वो डेली 24 आवर्स में इतना लीटर ब्लड प्योरीफाई करती हैं। लगभग 200 लीटर के करीब वो प्योरीफाई करती हैं ब्लड को। ठीक है, लेकिन आपने सोचा है हमारी जो किडनी है काम तो इतना कर रही है, इतना सारा ब्लड वो डेली पंप आउट करती हैं, मतलब फिल्टर करती हैं, लेकिन यूरिन कितना बनता है? यूरिन कितना बनता है? अराउंड 1.5 लीटर। कहीं पर 1 लीटर लिखा होता है, कहीं पर 1.5 लीटर लिखा होता है, 2 लीटर। चलो ठीक है, चलो 2 लीटर भी, वैसे ज़्यादातर बुक में 1.5 लीटर लिखा होता है कि 1.5 लीटर के करीब डेली 24 आवर्स में हमारा इतना यूरिन बनता है जो हम बॉडी से बाहर पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा।
हाँ बिल्कुल सही है, 1 से 2 के बीच में आपने लिख दिया है, ठीक। लेकिन अगर ऑप्शंस में वहां पर 1.5 आया ना, अगर 4 ऑप्शन है वहां पे 1.5 लिखा है, तो आप टिक इसको ही करोगे, 1.5 वाले को। ठीक है। सो देखो, मतलब आप बोल रहे हैं कि 180 लीटर या 200 लीटर के करीब हमारा डेली ब्लड साफ होता है, फिल्टर होता है, लेकिन सिर्फ यूरिन कितना सा बना, यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ ब्लड है, मेजॉरिटी ऑफ जो ब्लड हो रहा है हमारा वापस चला जाता है, सिर्फ इतना गंदगी हमारे निकल के आ रही है लगभग, ठीक है। सो 95% के करीब हमारा जो अभी किडनी की सेल आती है, सेल भी देखेंगे कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है नेफ्रॉन की, वो सारा काम करती हैं। 95% के करीब हमारा ब्लड रीअब्जॉर्ब हो जाता है उसके अंदर जो अच्छा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किडनी बिल्कुल क्लियर तरीके से साफ करती हैं, सेल जो हैं थोड़ी बहुत उनसे कुछ चीज़ें भी, अच्छी चीज़ें भी निकल जाती हैं, तो किडनी के जो सेल है ना, ये उनके कुछ और पार्ट्स भी होते हैं जो उनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, अच्छी चीज़ों को, गंदी चीज़ों को नहीं, सिर्फ अच्छी चीज़ों को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो 95% के करीब हमारा ब्लड फिल्टर होकर दोबारा वापस चला जाता है, थोड़ा सा ही हमारा गंदगी बचती है यूरिया की, और वो बाहर फॉर्म ऑफ यूरिन निकल जाती है। हाँ सर, 1.5, 2 एंड 2.5 ऑप्शन तो किसे टिक करें, 1.5 वाले को आप करेंगे, 1.5 वाले को आप सही करेंगे, ठीक है। सो देखो, वैसे तो 1 घंटा होने वाला है, चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि किडनी की जो सेल के स्ट्रक्चर है वो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, अभी स्ट्रक्चर आएगी सेल की, एक सेकेंड, कहाँ भाग गई थी, तो किडनी की सेल क्यों नहीं आ रही है, ये रही, ये है एक सिंगल नेफ्रॉन, वैसे तो 2 मिलियंस के करीब है दोनों में, लेकिन एक सिर्फ एक दिखाई गई है कि एक नेफ्रॉन कैसी दिखती है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। वैसे पेपर में कभी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन नहीं आई है, अगर आई भी है तो लेबलिंग के लिए आई है, लेबल कीजिए ए बी सी डी को और उनका फंक्शन बताइए, ऐसे आ जाती है। तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिखाई गई है, लेबलिंग है यहाँ पर, जैसे मेल पिजियन ट्यूब्यूल्स या बॉडी, जिसमें लिखा है ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ब्रांच ऑफ रीनल वेन, लिम्स, हेनली लूप है यहाँ पर, जिसको हम डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप में डिवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डीसीटी, पीसीटी, प्रॉक्सिमल, ठीक है। दो चीजें और है हमारी, एफरेंट एट्रियोल, इफरेंट एट्रियोल, ए से स्टार्ट और एक ई से स्टार्ट, ये कुछ चीजें हैं, हमें नहीं पता कि इनका फंक्शन क्या है, लेकिन ये सारी चीजें हमें स्ट्रक्चर में देखनी है कि जो स्ट्रक्चर बनती है नेफ्रॉन की, तो वो कौन सी चीज किसको क्या बोलेंगे। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, अभी आपको हार्ड लग रही है, मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे। हाँ अदीब, मैं सब चीज़ें बताऊंगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप, सबका पता चल जाएगा आपको, लेकिन पहले स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। हम फंक्शन पहले पढ़ लेंगे और स्ट्रक्चर हमें नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ में भी नहीं आएगा। पहले स्ट्रक्चर देखिए आप, देखो, और मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ही में बता रहा हूँ सिर्फ, बाकी अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, अगले पीरियड में बताएंगे कि फंक्शन क्या होता है, अगले पीरियड में सेशन में खत्म हो जाएगा इसका चैप्टर का सब कुछ। देखो यहाँ पर मैं अंडरलाइन भी करूंगा, ये वाला पोर्शन देखिए, रेड वाला पोर्शन जो मैंने किया, एक सेकेंड, ऐसा क्यों हो गया है, नीचे नहीं आ रही, एक सेकेंड, दोबारा से मुझे ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है। सो जो सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से हो रही है, ये जो मैंने ग्रीन पोर्शन को किया है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, आपको याद है रीनल आर्टरी ही नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड लेकर आती है, सो यहाँ से स्टार्ट होता है केस सारा।
सो रीनल आर्टरी का देखो यहाँ पे पोर्शंस दिखाए गए हैं, एक तो एट्रियोल, यहाँ पर भी लिखा है एट्रियोल, एक को लिखा है एफरेंट, एक को लिखा है इफरेंट। तो एफरेंट इफरेंट इसलिए लिखा है कि मान लीजिए ये मैंने आपको एक दी ट्यूब बनाई, मैंने ये एक ट्यूब बनाई है, यहाँ से फूल जाती है ट्यूब, फिर आगे से ट्यूब बन जाती है, आगे से भी ट्यूब है पीछे से भी ट्यूब है, लेकिन बीच का जो पोर्शन है ये वाला जो मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फाइन ट्यूब्स बन जाती हैं आर्टरी की, ठीक है। सो ये है, सो रीनल आर्टरी के इस पोर्शन को हम बोलते हैं एट्रियोल, इस पोर्शन को भी हम बोलेंगे एट्रियोल, ठीक है। लेकिन एफरेंट और इफरेंट इसलिए बोल रहे हैं कि जो ये वाला पोर्शन है, जो पहला वाला रीजन है, इस पोर्शन से जो पहला वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं एफरेंट, ठीक। बाद वाला जो पोर्शन है उसको हम बोल रहे हैं इफरेंट एट्रियोल। क्लियर है? एफरेंट और इफरेंट इसलिए हम बोलते हैं। बीच का पोर्शन जो है यहाँ पर आर्टरी की फाइन ट्यूब्स बन जाती हैं, एक नेटवर्क बन जाता है फाइन कैपिलरीज का, फाइन ट्यूब्स का। वो भी किसका बना है? आर्टरी का। अगर मैं आपको एक ट्यूब दे दूं और आपसे बोलूं कि फाइन ट्यूब बनाइए और फिर आगे से दोबारा से ट्यूब निकालिए, तो बस सिंपल सी स्ट्रक्चर है कि बीच में जो स्ट्रक्चर है बीच वाली, वो तो है फाइन ट्यूब्स। उसको मैं बताऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एफरेंट कौन सा है? उससे पहला पोर्शन, ठीक। फाइन ट्यूब से पहला जो पोर्शन है वो एफरेंट है, फाइन ट्यूब के जो बाद का पोर्शन है वो इफरेंट है। ए पहले आता है, ई बाद में आता है, इंग्लिश के लेटर्स आपको याद हैं, तो ए वाला पोर्शन पहला है, पहला वाला पोर्शन को ए बोल रहे हैं। तो ये क्या करेंगी? ब्लड आएगा, यहाँ पर ब्लड आया नाइट्रोजन स्वेस रीनल आर्टरी में, देन वो ब्लड यहाँ पर जाएगा नेटवर्क में, और फिर यहाँ पर भी कुछ जाने वाला है। मैं नहीं बता रहा अभी आपको क्या जाएगा, अभी पहले स्ट्रक्चर जानते हैं। सो इतना तो पता चल गया, अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ लिखा है, नेक्स्ट आता है मेल पिजन बॉडी। मेल पिजन बॉडी जो है उसके अंदर क्या क्या होता है? तो एक होता है ग्लोमेरुलस, लिखा है ना ग्लोमेरुलस, और एक लिखा है बोमेंस कैप्सूल। दो चीजें यहाँ पर लिखी हैं, क्लियर? दो चीजें हैं, इन दोनों को मिलकर इसको हम बोलते हैं मेल पिजन बॉडी। ये बॉडी ऐसी बॉडी है जिसका काम होता है ब्लड को छानने में हेल्प करना, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें आएंगी। तो जो ग्लोमेरुलस है, जो अभी हमने ट्यूब बनाई थी, एक नेटवर्क बनाया था, उस नेटवर्क को हमने बोला है ग्लोमेरुलस। जो नेटवर्क बनाया है हमने, जो नेटवर्क था फाइन ट्यूब्स का आर्टरी से जो बना था, वो है हमारा ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है? एक नेटवर्क है फाइन कैपिलरीज का, बहुत ही ज्यादा बारीक कैपिलरीज होती हैं जिनका काम होता है छानना, ब्लड को फिल्टर आउट करवाना। फिर दूसरा लिखा है यहाँ पे मालपिजन बॉडी में बोमेंस कैप्सूल, विच इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, जिसका काम है, जो इसके जस्ट नीचे होता है, जिसका काम होता है कैरी करना ब्लड को, ठीक। ये कैरी करेगा, किसको कैरी करेगा? जो फिल्टर आउट होकर आता है प्रोडक्ट, जो फिल्टर होगा, जो गंदगी निकली, जिसको हम गंदगी बोल सकते हैं, वो बोमेंस कैप्सूल में इकट्ठा होगा, कलेक्ट करेगा। ग्लोमेरुलस तो छान देगा, यानी ग्लोमेरुलस एक फाइन ट्यूब थी जिसका काम है, छलने वाला काम है, फिल्टर करना। लेकिन वो जो फिल्टर आउट होके जो गंदगी जाती है यहाँ पर, वो जो गंदगी लेता रहता है, वो जाता है बोमेंस कैप्सूल में जाएगी, ठीक। सो इतना क्लियर हो गया है, बोमेंस कैप्सूल का भी क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा यहाँ पर प्रॉक्सिमल यानी पीसीटी, यहाँ पे लिखा है पीसीटी और यहाँ लिखा है डीसीटी और यहाँ लिखा है हेनले लूप। तीन चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, क्लियर है? तीन चीजें हैं, यानी कि जो मेल पिजन बॉडी है उसके अंदर दो चीजें तो हमने पढ़ ली, ग्लोमेरुलस, एक पढ़ लिया बोमेंस कैप्सूल। लेकिन मेल पिजन बॉडी में हमारी कुछ ट्यूब्यूल वाला रीजन भी आता है। ट्यूब्यूल वाला रीजन का मतलब जो ट्यूब जैसा दिखता हो, ठीक। तो जो जितना भी येलो पोर्शन हमारा दिखाया गया है वो हमारा मेल पिजन बॉडी की ट्यूब्यूल्स में आता है, वो ट्यूब्यूल वाला रीजन है, ट्यूब्स वाला रीजन है। तो देखो पीसीटी और डीसीटी क्या है, और हेनले लूप। यू शेप जो है, ये जो यू शेप बन रही है, दोबारा से रफ करके दोबारा दिखाता हूँ, ये यू शेप बनी, इसको हम बोल रहे हैं हेनले लूप। इसके दो रीजन है, एक तो डिसेंडिंग और एक होता है असेंडिंग। ऊपर से नीचे आने को हम बोलते हैं डिसेंडिंग। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं काउंटिंग नंबर मैथ्स में आपने पढ़ा है डिसेंडिंग,
तो जो बड़े नंबर है वो पहले लिखते हैं, छोटे जब यानी छोटे से बड़े से छोटे की तरफ को चलना। तो ऐसे ही है, यानी ऊपर से नीचे को आने को हम डिसेंडिंग लूप बोलते हैं हेनले का, और नीचे से ऊपर जाने वाले रीजन को हम बोलते हैं असेंडिंग लूप। क्लियर है ये लूप्स ऑफ हेनले? दो लूप होते हैं हेनले के। हेनले होता है यू शेप में। अब देखो यू शेप तो मैंने बना दिया, यू जैसा, एक ऊपर से नीचे को आ रहा है, इसको बोल दिया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। नीचे से ऊपर को जाने को वाले को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। हाँ ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे अदीब, फिलहाल इतना जान लीजिए हेनले लूप की हमने स्ट्रक्चर देख ली है। ठीक, इतना पता चल गया है। चलो अब आता है हमारा जो हमारा छानने वाला रीजन था, ग्लोमेरुलस वाला और बोमेंस कैप्सूल का रीजन, जो येलो कलर से यहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसकी खुद की भी ट्यूब्स हैं। जैसे ग्लोमेरुलस से एक ट्यूब निकलेगी बाहर की तरफ, तो वो होती है हमारी कौन सी वाली, पीसीटी, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल इसलिए बोला क्योंकि वो बिल्कुल जस्ट उससे अटैच होती है बोमेंस कैप्सूल से। बोमेंस कैप्सूल क्योंकि कप लाइक स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये छलनी है, इसमें तो ब्लड हमारा छना था, नीचे कप लाइक स्ट्रक्चर है, इस कप को हम बोमेंस कैप्सूल बोले, इसमें छन के जाएगा। बोमेन कैप्सूल से फिर ट्यूब जुड़ी हुई है जिसको हम बोल रहे हैं पीसीटी, ये वाली पीसीटी। ठीक है, पीसीटी जो है फिर वो नीचे की तरफ को लूप बनाएंगे यू शेप, वो हेनले लूप हो जाता है, उसके दो लूप हो गए हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। फिर ये जब ऊपर की तरफ जो लूप आएगा तो यहाँ पर होती है डीसीटी, ऊपर की तरफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, डिस्टल का मतलब जो डिस्टेंस पे है, दूर है। जो ग्लोमेरुलस से दूर है वो डिस्टल है, जो पास है उसके वो प्रॉक्सिमल है। सिंपल सी बात है। ठीक, और फिर आती हैं कि डीसीटी से जुड़ी हुई होती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट, जो यूरिन को कलेक्ट करके और बाहर भेज देती हैं यूरेथ्रा की हेल्प से। तो ये जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट हैं वो जुड़ी हुई होती हैं हमारे यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा ही बाहर पहुंचाता है यूरिन को। बताइए, इतना सा सिंपल सी स्ट्रक्चर है, क्या ये क्लियर हो गई है कि ग्लोमेरुलस क्या है? गंदगी जो आ रही है, नाइट्रोजन स्पेस जो इकट्ठी हुई, वो हमारे ग्लोमेरुलस करेगा काम छानने का, बोमेंस कैप्सूल में इकट्ठी होगी, बोमेंस कैप्सूल से ट्यूब जुड़ी होती है डायरेक्टली कांटेक्ट में, वो पीसीटी है, पीसीटी का फिर नीचे से ये लूप बनाती है, उसको हेनले लूप बोलते हैं। फिर हेनले लूप ऊपर की तरफ जाता है और एक ट्यूब्स और बनाता है, जो नेटवर्क होता है टिश्यू डिस्टल, ये जो नेटवर्क बन रहा है ना घूम घूम के, देखो जलेबी की तरह, ये डिस्टल वाला रीजन है। डिस्टल से जुड़ी होती है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट जुड़ी होती है यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा बाहर कर देता है बॉडी से। सिंपल से स्ट्रक्चर है, ये पता चल गया है। तो अभी तक हमने येलो वाला रीजन जान लिया है। येलो वाला जो रीजन है वो ले जा रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर। लेकिन एक रेड वाला रीजन भी है। रेड वाला रीजन जो आर्टरी वाला था, फिर यहाँ से देखो इसके अंदर जाती हैं आर्टरीज, और ये जो ट्यूब्स हैं मैंने बताया था ऐसे बनाई थी, नेटवर्क बनाया था, फिर ट्यूब बनाई थी एफरेंट वाली। तो इफरेंट वाली जो एट्रियोल है, इफरेंट ये वाली, इफरेंट इफरेंट जो एट्रियोल है, यानी ये आर्टरी का ही पार्ट है। अब ये सीधी की सीधी चारों तरफ जो हमारा येलो वाला पोर्शन है, इसके चारों तरफ ऐसे ही बिल्कुल फैली होती है यू शेप में, ये भी यू शेप में फैली है। देखो ये रिंग ब्लू बन रही है और इधर रेड, तो ब्लू रेड रीजन आपको पता है, ब्लू हमारा वीन्स के लिए दिखाया गया है, रेड हमारा आर्टरीज के लिए। तो ये ब्लड जो छन गया है, जो साफ हो चुका है, वो रेड यहाँ से आएगा, ऐसे जाएगा। मैं दोबारा एरो से दिखाता हूँ, यहाँ से आया छन के, ऐसे आया, और ऐसे वीन्स की हेल्प से रीनल वीन जुड़ी हुई होती है सीधी इन्फीरियर वीना कावा से, और बाहर चला जाएगा, सॉरी हार्ट में हमारा इन्फीरियर वीना की हेल्प से चला जाता है। तो बताइए, अब कोई पूरी स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन? मैंने किसी का फंक्शन आपको नहीं बताया क्योंकि फंक्शन बाद में पढ़ेंगे, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। फिलहाल स्ट्रक्चर हमने जान ली सारी चीजें। बताइए कोई क्लियर, सॉरी कोई कंफ्यूजन? आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर है। वैसे हार्ड लगती है देखने में, लेकिन जब जान लिया है तो इजी लग रही होगी अब आपको। चलिए, तो बस आज के लिए काफ़ी है इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसका फंक्शन, जितने भी पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्ट्रेशन, बोमेंस कैप्सूल, कलेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, है ना, प्रॉक्सिमल क्या करता है, हेनले लूप का फंक्शन ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। चलिए ठीक है, सो आपका सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इसमें स्ट्रक्चर क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके फंक्शंस की, और वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन हम करेंगे एक दो टेस्ट, ठीक है। और तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। कोई कन्फ्यूजन होगी तो पूछ लेना आप व्हाट्सएप पे या यहीं पर। सब पीए गूगल फॉर्म्स पे ही होंगे, यस यस कनिका, बिल्कुल गूगल फॉर्म पे ही होंगे। ओके बाय सर, टेक केयर, सॉरी बाय सर नहीं, अक्षय बाय, महक, हाँ बाय बाय।